आज हम तांगे वाले मंगू की कहानी की समीक्षा कर रहे हैं, जो नए इंडिया एक्ट को अंग्रेजों को देश से निकालने वाला कानून समझकर एक अंग्रेज से उलझकर जेल पहुंच जाता है। तो सीधे आज के पहले मुद्दे पर आते हैं। कहानी के शुरुआती हिस्से में मंगू के राजनीतिक विचारों का विस्तार बहुत अधिक है, जो मुख्य घटनाक्रम 1 अप्रैल और नए कानून तक पहुंचने की गति को धीमा कर देता है। हाँ, ये तो पढ़ते ही बहुत साफ दिखता है। मतलब जो मंगू का स्पेन युद्ध और पीर के श्राप पर जो इतना लंबा विचार विमर्श है ना, वो कहानी की शुरुआत को जरूरत से ज्यादा विस्तृत कर देता है। एकदम सही। और इस कमजोरी से होता क्या है कि इंडिया एक्ट वाला जो मुख्य मुद्दा है, वो बहुत देर से सामने आता है। हाँ, और श्रोता को समझने में काफी समय लग जाता है कि भाई कहानी असल में किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि शुरुआत को थोड़ा अधिक चुस्त बनाएं। चुस्त बनाने से आपका मतलब है कि हम मुख्य संघर्ष को जल्दी स्थापित करें? एकदम सही। नए कानून के विचार को कहानी के पहले हिस्से में ही ले आना चाहिए। अच्छा, इसके लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? देखो, स्पेन युद्ध और हिंदू मुस्लिम दंगे वाले जो प्रसंग हैं, उन्हें लंबे संवादों के बजाय बस 1 या 2 वाक्यों के संक्षिप्त संदर्भ में समेट लेना चाहिए। हाँ, ये आसानी से किया जा सकता है। और जो मारवाड़ी यात्रियों के बीच इंडिया एक्ट की चर्चा वाला दृश्य है ना, जहां मंगू पहली बार नए कानून के बारे में सुनता है, हाँ हाँ, वो तांगे वाला सीन। उसे कहानी के पहले 1/3 हिस्से में ही ले आएं, ताकि मुख्य विषय वस्तु जल्दी स्थापित हो सके। पर एक बात बताइए, ये एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संपादकीय निर्णय है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर इस पर विचार करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए ना। मतलब, क्या हम ये नहीं मान रहे हैं कि लेखक ने ये लंबी पृष्ठभूमि किसी खास वजह से रखी है? मंगू कोई साधारण तांगे वाला तो है नहीं। सही बात है, वो अशिक्षित है लेकिन जागरूक है। बिल्कुल। लो दुनिया की खबरें रखता है, भू राजनीति पर अपनी राय रखता है। अगर हम स्पेन के युद्ध या पीर के श्राप वाली बातों को सिर्फ 1-2 वाक्यों में काट देंगे तो क्या हम उस पात्र की गहराई नहीं खो देंगे? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। मेरा मतलब है कि जो अनूठी सोच उसे अन्य तांगे वालों से अलग बनाती है, उसके बिना क्या वो एक बहुत ही सपाट पत्र बनकर नहीं रह जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और पात्र की गहराई तो निस्संदेह महत्वपूर्ण है ही। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम मंगू की राजनीतिक समझ को पूरी तरह से हटा दें। तो फिर असल समस्या कहाँ है? समस्या उस समझ की उपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके प्रस्तुत करने का समय और अनुपात है। मतलब, कहानी कहने की कला को हम बारूद की एक बत्ती सुलगाने की तरह देख सकते हैं। अच्छा, बत्ती सुलगाने की तरह? हाँ, नया कानून वो धमाका है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, और शुरुआत वो बत्ती है। समझ रही हूँ। अब यदि बत्ती बहुत लंबी होगी, तो धमाका होने से पहले ही पाठक या श्रोता का ध्यान भटक जाएगा ना। हाँ, वो बोर होकर वहां से उठकर चला जाएगा। बिल्कुल। लेखक ने मंगू की विषम दृष्टि को स्थापित करने के लिए जो जगह ली है, वो मुख्य घटनाक्रम की कीमत पर आ रही है। जब पाठक पढ़ना शुरू करता है, तो वो अवचेतन रूप से ये जानना चाहता है कि यह कहानी किस केंद्रीय धुरी पर घूमेगी। ये बारूद की बत्ती वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है, और यह स्पष्ट करता है कि गति और प्रवाह किस तरह काम करते हैं। आप अनिवार्य रूप से ये कह रहे हैं कि पात्र की स्थापना कथानक को रोककर नहीं होनी चाहिए। एकदम सही। अगर हम आपके उस सुझाव पर गौर करें, जहां आपने कहा कि मारवाड़ी यात्रियों वाले दृश्य को पहले ले आना चाहिए, तो मैं देख सकती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। हाँ, इससे मंगू की उत्सुकता तुरंत स्थापित हो जाती है। और मजे की बात यह है कि हम मंगू की राजनीतिक चेतना को इस नए कानून की चर्चा के बीच भी बुन सकते हैं, है ना? बिल्कुल बुन सकते हैं। वो स्पेन के युद्ध का संदर्भ तब दे सकता है जब वो नए कानून के परिणामों की कल्पना कर रहा हो। इससे उसका चरित्र चित्रण भी हो जाएगा और कहानी की गति भी बाधित नहीं होगी। बिल्कुल, यही इस पूरे संरचनात्मक बदलाव का मूल उद्देश्य है। एक बार जब श्रोता को पता चल जाता है कि 1 अप्रैल को कुछ बड़ा होने वाला है, या कम से कम मंगू को ऐसा लगता है, तो एक तरह की समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हाँ, एक सस्पेंस बन जाता है। ये गिनती एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। पाठक ये देखने के लिए पन्ने पलटता है कि जब वो बहुप्रतीक्षित 1 अप्रैल का दिन आएगा, तो इस तांगे वाले के साथ क्या होगा। पृष्ठभूमि की जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन उसे कहानी के वर्तमान प्रवाह को धीमा नहीं करना चाहिए। इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक बार जब हम इस शुरुआत को चुस्त कर लेते हैं, तो कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर तेजी से बढ़ती है। वो बिंदु जहां मंगू का भ्रम,
वास्तविकता से टकराता है। हाँ, वो क्लाइमैक्स वाला हिस्सा। और यहीं पर मैं इस सामग्री के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आना चाहती हूँ। बताइए। मंगू और अंग्रेज के बीच अंतिम टकराव में जो गहरी मनोवैज्ञानिक परतें हैं, वे केवल शारीरिक संघर्ष के विवरण में दब गई हैं, जबकि इसे एक शक्तिशाली वैचारिक संघर्ष के रूप में उभारा जा सकता था। आप लड़ाई वाले सीन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। इस हिस्से की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लड़ाई के दौरान पूरा ध्यान केवल हाथापाई पर केंद्रित है। विवरण इस तरह के हैं कि वो धड़ाधड़ पीटे जा रहा था या मुंह से झाग बह रहा था। हाँ, मैंने भी ये नोट किया था। यहाँ मंगू के अंदर जो नए कानून को लेकर भ्रम और दर्द था, वो उसके गुस्से में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव ये है कि शारीरिक संघर्ष के दृश्यों के बीच मंगू के आंतरिक संवाद और उसके टूटे हुए सपनों की हताशा को भावनाओं के माध्यम से सामने लाएं। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं कि ये कैसे किया जाए? हाँ, जैसे जब मंगू चिल्लाता है कि आज से नया कानून लागू हो गया है, तो इस संवाद के साथ उसके हाव भाव में केवल क्रोध ही नहीं बल्कि एक हताशा भी जोड़ें। अच्छा, मतलब वो अंदर से टूटा हुआ भी महसूस कर रहा है? बिल्कुल। ये वर्णन करे कि कैसे मंगू मारते समय बार बार उस अंग्रेज की आंखों में ये तलाश रहा था कि क्या वो सचमुच नए कानून से डर गया है। अरे वाह, ये तो दृश्य को बहुत गहरा बना देगा। और या फिर ये दिखाएं कि मारते समय उसे अपने घोड़े की वो कलगी याद आ रही थी जो उसने खास 1 अप्रैल के लिए 14 आने में खरीदी थी और जो अब उसे एकदम बेमानी लग रही थी। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है और मैं इस बात को चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बेझिझक। मतलब जब हम किसी मारधाड़ वाले दृश्य या चरमोत्कर्ष को पढ़ते हैं तो पाठक एक तेज गति की उम्मीद करता है ना। घूसे चल रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, धूल उड़ रही है। हाँ, वो तो है। अगर हम इस बीच मंगू के दिमाग में चल रहे विचारों, उस 14 आने की कलगी या उसकी हताशा का लंबा आंतरिक विवरण देने लगेंगे तो क्या हम उस दृश्य की तीव्रता और उसकी स्वाभाविक गति को नहीं मार देंगे? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। शारीरिक हिंसा तो अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली होती है। क्या बहुत अधिक सोच विचार जोड़ने से वह तनाव कम नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, क्योंकि आमतौर पर हम यही मानते हैं कि शारीरिक गति ही किसी दृश्य को रोचक बनाती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि साहित्यिक कथा में और किसी सामान्य मारधाड़ वाले वर्णन में क्या अंतर होता है। अच्छा, तो आप इसे कैसे देखती हैं? यहाँ मंगू किसी निजी दुश्मनी या पैसे के लेनदेन के कारण नहीं लड़ रहा है। ये एक वैचारिक लड़ाई है। अगर हम केवल घूंसों की गिनती करेंगे और ये बताएंगे कि किसकी नाक से कितना खून निकला, तो ये सड़क किनारे होने वाली एक आम गुंडागर्दी लगेगी। हाँ, ये बात तो है। पाठक को उस खून और पसीने से कोई गहरी सहानुभूति नहीं होगी। पाठक की सहानुभूति उस भ्रम के टूटने से पैदा होती है। शारीरिक हिंसा केवल एक माध्यम है। असली चोट तो मंगू के विश्वास पर लग रही है। अब मैं समझ पा रहा हूँ। जब हम उसके आंतरिक विचारों को एक्शंस के साथ जोड़ते हैं तो हम दृश्य को धीमा नहीं करते, बल्कि हम उस हिंसा के अर्थ को भारी बना देते हैं। मैं आपके इस दृष्टिकोण को समझ पा रहा हूँ। आप कह रही हैं कि इस दृश्य की असली हिंसा शारीरिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक है। एकदम सही। वह अंग्रेज को इसलिए नहीं पीट रहा है कि वो उसे शारीरिक दर्द देना चाहता है, बल्कि वह हताशा में उस अंग्रेज से ये स्वीकार करवाना चाहता है कि सत्ता बदल गई है। बिल्कुल। वो अपनी उस नई दुनिया की कल्पना को सच साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है जो उसने अपने दिमाग में गढ़ी थी। ठीक यही बात है। और इसीलिए आपने उस 14 आने की कलगी का उदाहरण दिया था। हाँ, 14 आने एक साधारण तांगे वाले के लिए एक बड़ी रकम होती है। ये कोई मामूली सजावट का सामान नहीं है। ये एक विशिष्ट आर्थिक निवेश है जो उसने अपने भविष्य के एक झूठे सपने पर किया था। एकदम सही पकड़ा आपने। जब मंगू घूंसे चला रहा है और उसे वो कलगी याद आती है तो ये पाठक के लिए एक गहरा विरोधाभास पैदा करता है। एक तरफ वो शारीरिक रूप से हावी दिख रहा है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से वो टूट रहा है क्योंकि उसे एहसास होने लगा है कि उसका सपना एक झूठ था। हाँ, और ये छोटा सा विवरण उस पूरी लड़ाई को एक आम झड़प से उठाकर एक त्रासद घटना में बदल देता है। ये विश्लेषण बहुत ही गहराई लिए हुए है।
ये मंगू को केवल एक क्रोधी व्यक्ति से एक ऐसा पात्र बना देता है जिसके साथ हम गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। यह हमें दिखाता है कि कैसे छोटी-छोटी भौतिक वस्तुएं, जैसे वो कलगी, एक बहुत बड़े वैचारिक पतन का प्रतीक बन सकती हैं। अब जब हमने उस चरमोत्कर्ष को इतना भारी और भावनात्मक बना दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम इस कहानी के अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही मुझे इस सामग्री का तीसरा सबसे अहम पहलू दिखाई देता है। कहानी का अंत बहुत ही अचानक होता है, जो नए कानून के भ्रम के टूटने के गहरे अर्थ और व्यवस्था के तीखे व्यंग्य को पूरी तरह से स्थापित करने से पहले ही खत्म हो जाता है। आप उस आखिरी लाइन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इस समापन की मुख्य कमजोरी यह है कि थाने में सिपाही द्वारा कानून वही पुराना है कहने के तुरंत बाद कहानी यह कहकर समाप्त हो जाती है कि मंगू उसका मुंह ताकता रह गया। सही कहा, ये बहुत ही अचानक खत्म होता है। ये अत्यंत तीव्र समाप्ति श्रोता को उस विडंबना पर विचार करने का पर्याप्त समय ही नहीं देती, जो इस कहानी की मूल आत्मा है। तो आप इसे कैसे सुधारने की सलाह देंगे? मेरा सुझाव यह है कि अंत में एक ठहराव जोड़ें और मंगू के दृष्टिकोण से उस अंतिम क्षण का कुछ विस्तृत चित्रण करें, ताकि व्यंग्य और अधिक गहरा हो सके। अच्छा, इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? ठोस शब्दों में कहें तो सिपाही के संवाद के बाद तुरंत कहानी खत्म करने के बजाय मंगू की स्थिति का थोड़ा वर्णन करें। जैसे कि वो थाने में कैसा महसूस कर रहा है? हाँ, जैसे कैसे वो थाने की पुरानी सीलन भरी दीवारों या सिपाही की वर्दी को घूरता है और उसे एहसास होता है कि बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा ही पुराना है, बस उसका अपना भ्रम टूट गया है। ये विचार बहुत ही आकर्षक है, लेकिन क्या हम इसे एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं? हाँ, बताइए ना। मतलब क्या एक झटके में कहानी का खत्म होना अपने आप में एक शक्तिशाली उपकरण नहीं है? किस तरह से? जैसे किसी ने आपके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया हो। एक वाक्य, कानून वही पुराना है, और फिर पूर्ण सन्नाटा। क्या लेखक जानबूझकर पाठक को उस अचंभे और अविश्वास में नहीं छोड़ना चाहता? मैं देख रहा हूं आप कहाँ जा रही हैं। अगर हम वहां सीलन भरी दीवारों, लोहे की सलाखों और वर्दी का विस्तृत वर्णन करने लगेंगे, तो क्या हम पाठक को वो सब चम्मच से नहीं खिला रहे होंगे जो उसे उस सन्नाटे में खुद महसूस करना चाहिए? क्या ये अधिक विवरण व्यंग्य के तीखेपन को कुंद नहीं कर देगा? ये तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अति व्याख्या या सब कुछ चम्मच से खिलाना कला को कमजोर करता है, लेकिन यहाँ बात अति व्याख्या की नहीं है। तो फिर किस चीज की है? बात अनुनाद यानी गूंज की है। एक बड़े पीतल के घंटे की कल्पना कीजिए। अच्छा। जब आप उस पर हथौड़े से चोट करते हैं तो उसकी असली सुंदरता और उसका प्रभाव उस क्षणिक चोट में नहीं होता। हाँ, वो तो बाद तक बचता रहता है। बिल्कुल, वह उस गूंज में होता है जो चोट के बाद हवा में तैरती है। विडंबना या व्यंग्य को अपना पूरा प्रभाव छोड़ने के लिए पाठक के दिमाग में एक खाली जगह या मनोवैज्ञानिक ठहराव की आवश्यकता होती है। ये गूंज वाला उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली है। जब सिपाही कहता है कानून वही पुराना है, तो ये वो हथौड़े की चोट है। लेकिन अगर आप उसी बिंदु पर तुरंत कहानी समाप्त कर देते हैं, तो ये ऐसा है जैसे आपने घंटे पर चोट मारते ही उस पर अपना हाथ रख दिया हो, जिससे उसकी गूंज उसी क्षण मर गई। अरे वाह, ये पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता है। मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमें उसे कोई निष्कर्ष चम्मच से खिलाना नहीं है, बल्कि हमें पाठक को उस सीलन भरी कोठरी के दमघोटू माहौल में कुछ पलों के लिए छोड़ देना है, ताकि वो उस व्यंग्य को आत्मसात कर सके। बिल्कुल, जब मंगू सिपाही की वर्दी या थाने की पुरानी दीवारों को देखता है, तो वो कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा है। वो केवल उस भौतिक वास्तविकता का वर्णन कर रहा है जो हमेशा से वहीं थी। सही कहा। वर्दी केवल सूत का कपड़ा नहीं है, वो उस ब्रिटिश राज और उसकी पुलिस व्यवस्था का प्रतीक है, जो 1 अप्रैल के बाद भी ज्यों का त्यों खड़ा है। हाँ, और दीवार की सीलन यह बताती है कि यह व्यवस्था कितनी पुरानी और जड़ हो चुकी है। एकदम सही। जब मंगू इन चीजों को देखता है, तो पाठक भी उसके साथ उस वास्तविकता को महसूस करता है। पाठक को ये समझने का समय मिलता है कि इंडिया एक्ट कागजों पर चाहे जो भी हो, सड़क पर और थाने के भीतर सत्ता का स्वरूप रत्ती भर भी नहीं बदला है। हाँ, ये छोटा सा ठहराव उस विडंबना को एक दार्शनिक ऊंचाई देता है। ये बहुत ही मार्मिक है। ये मंगू की त्रासदी को पूरी तरह से स्थापित कर देता है।
बिल्कुल। वो अभी भी उसी पुरानी व्यवस्था का कैदी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसके पास वो उम्मीद भी नहीं बची है जो उसे पहले जिंदा रखे हुए थी। ये उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर एक बहुत ही गहरा व्यंग्य है जो आम आदमी को झूठे सपने बेचती है और फिर उसे उसी सीलन भरी कोठरी में मरने के लिए छोड़ देती है। हाँ। इन 3 बदलावों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वे इस रचना को कैसे बदल सकते हैं। तो इस गहन चर्चा को समेटते हुए हमने इस सामग्री को और भी तीखा और प्रभावशाली बनाने के लिए 3 मुख्य बिंदुओं पर बात की। पहला, कहानी की शुरुआत को चुस्त करना और मुख्य संघर्ष को जल्द स्थापित करना। हाँ, ताकि नए कानून का विषय श्रोता को शुरुआत से ही बांध ले। दूसरा, अंतिम टकराव के दौरान केवल शारीरिक हाथापाई दिखाने के बजाय मंगू की मनोवैज्ञानिक हताशा और टूटे हुए सपनों को उभारना। बिल्कुल, ताकि वो केवल एक शारीरिक लड़ाई न लगकर एक गहरा वैचारिक संघर्ष बन जाए। और तीसरा, कहानी के अंत में एक ठहराव देना, ताकि पुरानी व्यवस्था का व्यंग्य श्रोताओं के मन में लंबे समय तक गूंजता रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सुझाव आपकी इस शानदार रचना को और भी निखारने में काम आएंगे। हाँ, अपनी सामग्री पर काम करने के बाद इसे और समीक्षा के लिए हमारे पास फिर से जरूर भेजें। हम इंतजार करेंगे। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, सबसे बड़े भ्रम वे नहीं होते जो रातों रात टूट जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके टूटने के बाद भी हम उन्हीं पुरानी दीवारों को घूरते रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। अगली चर्चा तक लिखते रहिए और अपने काम को बेहतर बनाते रहिए।